Hello and welcome to our YouTube channel Lunch for Success. Now we are going to discuss the third chapter of SST class 9th and the second section of the third chapter Hitler's rise to power यानी हिटलर किस तरह से पावर में आया, इसका आज डिस्कशन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में जो हिटलर किस तरह से बचपन से लेकर के जब बड़ा हुआ तो उसने किस तरह से हिटलर की तरह वो जर्मनी में बनकर उभरा। ठीक है, चलिए देखते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आइए, आप पढ़िए। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी। आपने अगर पहले चैप्टर नहीं देखा तो जाके पहले देख लीजिएगा वीडियो को, फिर जाकर आप ये देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि उसके आगे से ये दिया हुआ है। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पहले मैं बता चुका हूँ कि जर्मनी की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वहाँ के लोग गरीब होते जा रहे थे, वहाँ की जो पॉलिटिकल स्थिति थी, वहाँ की सोसाइटी थी, वो तीनों बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, जिसकी वजह से हिटलर को मौका मिला बहुत बड़ा बनने का। कैसे, देखिए, हिटलर का जो जन्म हुआ था वो 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक, जिसकी राजधानी आज वियना है। ठीक है, याद रखिएगा, आज राजधानी क्या है ऑस्ट्रिया की? वियना। ठीक है, तो हिटलर स्पेंट ही यूथ इन पावर्टी। हिटलर ने अपना जो जन्म था, मतलब अपनी जो जवानी थी, यूथ था उसका, उस सब पावर्टी में बिताया था। किस में बिताया था? पावर्टी यानी गरीबी में बिताया था। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, जब पहला वर्ल्ड वार शुरू हुआ, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, ही इनरोल्ड फॉर द आर्मी, उसने जो है अपने आर्मी में अपने आप को इनरोल कर लिया, मतलब उसके लिए काम करने लगा। एक्टेड एज ए मैसेंजर इन द फ्रंट, मतलब एक मैसेंजर की तरह, मतलब जो सेना में एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने का काम होता है, उसकी तरह काम करने लगा। कौन? हिटलर। बीके में कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी, और बहुत सारे साहसी काम किए आर्मी में उसने, और इसके लिए उसे बहादुरी का पुरस्कार भी मिला। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साई ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस इन 1919। देखिए, जब जर्मनी की हार हो गई और वर्साई की संधि हो गई, मैंने आपको उससे पहले बता दिया है कि वर्साई की संधि में जर्मनी को किस तरह से बहुत सारे ज़बरदस्ती उसको कानून मानने पड़े थे, क्योंकि उसकी हार हो चुकी थी। और सारे जो एलाइड नेशन थे, यानी फ्रांस थे, ब्रिटेन थे और ऑस्ट्रेलिया थे, ये सब सारे जर्मनी के ऊपर थोप देते हैं कि तुम्हारे ही वजह से लड़ाई हुआ है और तुम्हारे ही वजह से विश्व युद्ध हुआ है, वर्ल्ड वार हुआ है, इस वजह से सारा भरपाई तुम करोगे। और उनके बहुत सारे जो राइनलैंड एरिया थे, मतलब जो कोयले के खदान वाले इलाके थे, और बहुत सारे जो काम, जैसे कि आप सेना नहीं बढ़ा सकते और पनडुब्बी आप मेरे हवाले कर देंगे जर्मनी को, ये सारे अब मतलब कानून उनके सामने थोपे गए। ठीक है, जिसकी वजह से जर्मनी का बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट हुआ। वही सामने देख रहा था हिटलर, ये सब सारा उसके सामने हो रहा था। इन 1919 में ये हो रहा था वर्साई का संधि। ठीक है, वर्साई कहाँ पड़ता है? वर्साई फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, आपने मैंने बताया हुआ है पहले वीडियो में। ठीक है, ही ज्वाइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसने तभी जर्मन वर्कर पार्टी नाम से एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। किसने ज्वाइन किया था? हिटलर ने। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। लेकिन बाद में जर्मन वर्कर पार्टी का नाम बदल करके उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया था। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, और बाद में वह नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नाजी पार्टी के नाम से जाना गया था। ठीक है, यही बाद में आपको बार बार सुनने को मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जर्मनी का जो हिटलर था उसकी पार्टी का क्या नाम था? नाजी पार्टी। ठीक है, तो देखिए 1923 में क्या हुआ, हिटलर ने प्लान बनाया कि सीज कंट्रोल ऑफ, अब मैं दिखाऊं, बावेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। और उसने सोचा था कि अब मैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जाऊंगा और सारा पावर अपने हाथ में ले लूँगा। ही फेल्ड, वह जो है लेकिन फेल्ड हो गया, मतलब वह असफल हो गया ऐसा करने में, क्योंकि वहाँ की सरकार ने, यानी जर्मनी की सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ट्राइड फॉर ट्रीजन, फिर से उसने कोशिश किया, एंड लेटर रिलीज, लेकिन बाद में जो गिरफ्तार करने के बाद उसको बाद में छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। द नाजिज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930। नाजी का जो है ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था 1930 में। नाजी पार्टी का यानी हिटलर का किसी ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम ए मास मूवमेंट। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई बहुत ज़्यादा, अमेरिका के बाज़ार में बहुत सारे बैंक इंसॉल्वेंट होने लगे, बहुत सारे बैंक बंद होने लगे,
तभी जो है जर्मनी में भी उस समय, क्योंकि जर्मनी को अमेरिका ने ही कर्ज दिया था, जब अमेरिका ही बहुत ज़्यादा नुकसान में जाने लगा तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी भी जाएगा। तो उसी को कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। जब सबकी इकोनॉमी गिर गई हो, पूरे विश्व की इकोनॉमी गिरने लगी हो, तो उसे कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन में जो है जर्मनी बहुत ही ज़्यादा गरीबी में आ चुका था। और उसी समय, क्योंकि आप जानते हैं जब गरीबी आ जाती है देश में तो लोग सड़क पर निकल पड़ते हैं और एक मूवमेंट की तरफ जुड़ पड़ते हैं। तो उसी को लेकर के उसी समय नाजी जो पार्टी थी यानी हिटलर की पार्टी, उसका उदय होने लगा। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने पहले देखा है, आफ्टर 1929 यानी 29 के बाद बैंक्स कोलैप्स एंड बिजनेस शट डाउन। मैंने अभी बताया आपको कि बहुत सारे बैंक बंद होने लगे जर्मनी के, क्योंकि अमेरिका के भी बैंक बंद होने लगे थे। और तो क्योंकि जर्मनी को उसने लोन दिया था तो उसका बैंक बंद हुआ होगा तो जर्मनी का भी होगा। एंड बिजनेस हैव शट डाउन, और जो बहुत सारे व्यापार थे वो बंद होने लगे। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब, और बहुत सारे जो वर्कर थे उन्होंने अपना जॉब खो दिया था। एंड द मिडिल क्लासेस वर थ्रेटेंड विद destitution. In such a situation, Nazi propaganda steered hopes of a better future in 1928, जिसकी वजह से क्या हुआ कि समझना पड़ेगा आपको कि उन्होंने एक सपना दिखाया, नाजी पार्टी ने, हिटलर के पार्टी ने लोगों को एक सपना दिखाया कि हम जितना भी आरोप लगाए गए हैं फ्रांस ब्रिटेन के द्वारा, हम सारे आपको उससे मुक्ति दिला देंगे। और जो वर्साय की संधि है जिससे हमें बहुत सारे हमारे इम्पॉर्टेंट जगह हमसे छीन लिए गए हैं, जैसे कोयले के खदान हमसे छीन लिए गए हैं, हमसे ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते, इस बात के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ हमको कहा गया कि हम पनडुब्बी नहीं रख सकते और सैनिक 1 लाख से ऊपर नहीं रख सकते। तो ये सब सारे आरोपों से हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, अलग कर लेंगे, यानी हम वर्साय की संधि को नहीं मानेंगे, ऐसा हिटलर ने लोगों के सामने कहा। और तभी लोगों ने, क्योंकि लोगों के पास तो कुछ था नहीं, तो याद रखिएगा ऐसा झूठा प्रचार किया। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है झूठा प्रचार करना, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो झूठा प्रचार ऐसा किया किसने? हिटलर ने। और लोगों को यह मतलब उसको एहसास दिलाया, लोगों को विश्वास दिलाया कि देखो मैं ही तुम्हारे लिए सब सही कर सकता हूँ, और जो भी ब्रिटेन और फ्रांस ने मिल करके हमारे ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म किया है, इंसल्ट किया है हमारे जर्मनी का, हम उससे तुम्हें आज़ादी दिलाएंगे। तो ऐसा सबके पब्लिक के सामने रैली में कहने लगा कौन? हिटलर। In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% वोट इन द रेस्टेग, द जर्मन पार्लियामेंट। रेस्टेग यानी जो जर्मनी का पार्लियामेंट था रेस्टेग, उसमें नाजी पार्टी को 2.6% से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। लेकिन 1932 में आपको समझना पड़ेगा, इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट। लेकिन 1932 में आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, 37% टोटल वोट उसको मिल चुका था। देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे कि 1928 में सिर्फ 2.6% वोट उसको मिला था टोटल पूरे जर्मनी में। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 1932 में सिर्फ 4 साल बाद तो उसको 37% वोट मिल चुका था, जो कि 35% सीधे सीधे ज़्यादा था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उसने प्रोपेगेंडा किया, लोगों को बहकाया और फुसलाया और बहुत ज़्यादा झूठ बोला लोगों के सामने, ताकि वो समझ सके कि नहीं मैं सच में उनकी लाइफ बदलने वाला हूँ, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन आप समझिएगा, आगे मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से वो लोगों को शपथ भी दिलाता था। देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे आप रैलियों में, ठीक है। तो चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ आपके लिए। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी मैसिव भीड़ आती थी। ये जर्मनी का जो हिटलर का रैली होता था तो वहाँ पे जो लोग आते थे उनका एक जमावड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको इकट्ठा रैली में दिख रहे होंगे। क्योंकि देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरेमबर्ग रैली 1936। 1936 में एक रैली हुई न्यूरेमबर्ग में, जो कि जर्मनी में है। वो बहुत ही ज़्यादा बताने के लिए था कि जर्मनी किस तरह से अब नाजी के अंडर में आ चुका है, यानी नाजी यानी हिटलर के अंडर में। तो इस बात को आपको समझना होगा। देखिए ये नाजी का चिन्ह था, यानी वो सिंबल है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये सिंबल था किसका? हिटलर का सिंबल था, याद रखिएगा, ये हिटलर का सिंबल है, ठीक है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं आपके लिए, ठीक है, समझिएगा आप। मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा, ठीक है। देखिए Hitler was a powerful speaker. His passion and his word moved people. हिटलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पीकर था, यानी जब बोलता था तो लाखों लोग उसको सुनते थे। हिज पैशन एंड हिज वर्ड मूड पीपल। उसका जो जोश था और उसके जो शब्द थे वो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह मजबूर कर देते थे जाने के लिए। ही प्रॉमिस टू बिल्ड ए स्ट्रांग नेशन। उसने कहा था कि मैं एक ऐसा
एक ऐसा नेशन बनाऊंगा, एक ऐसा राष्ट्र बनाऊंगा जर्मनी को जो कोई उसको उखाड़ नहीं सकेगा। अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्साई ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपुल। और ये भी कहा, मैंने अब जैसा कि बताया कि उसने ये भी कहा कि वर्साई की संधि जो फ्रांस और ब्रिटेन के साथ हुई है, मैं उसको तोड़ दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि उससे जर्मनी का बहुत बड़ा अपमान होता है, यानी डिग्निटी खत्म होती है। तो ऐसा झूठ कहा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता था, समझ पा रहे होंगे आप। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। और वो ऐसे लोग जिनको जॉब चाहिए हुए था, उनके लिए उसने वादा किया कि मैं उनको जॉब दूंगा, एंड ए सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। और कहा कि मैं जितने भी युवा लोग हैं उनके लिए एक अच्छा सिक्योर फ्यूचर दूंगा और उनको जॉब भी दूंगा। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पायरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। और उसने ये भी कहा, ये भी वादा किया लोगों को कि देखिए, जितनी भी विदेशी ताकतों ने हमारे ऊपर जितने भी कानून लादे हैं और हमें ज़बरदस्ती उनको मानना पड़ रहा है, हम सारे कानूनों को तोड़ देंगे, और यहाँ तक कि जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है उसका भी हम जवाब देंगे, और जर्मनी उनके खिलाफ खड़ा होगा। ठीक है, ऐसा वादा किसने किया? जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने वादा किया। ठीक है, इसको समझिएगा। अब मैं आगे आपके लिए पढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए, हिटलर डिवाइज्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। नए तरीके के पॉलिटिक्स को जन्म दिया हिटलर ने। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशन। वह समझ चुका था कि लोगों का जो समझ है वो किस में है, और वह समझ चुका था कि लोगों को किस तरह से हमें मोबिलाइज करना है, एक तरफ से दूसरे तरफ घसीटना है, इस चीज़ को वह समझ चुका था। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज। इस तरह से जो नाजीज पार्टी थी उसने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रैलियाँ की, और इसमें समझना पड़ेगा आपको, एंड पब्लिक मीटिंग, और बहुत सारे पब्लिक मीटिंग भी की है। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पब्लिक मीटिंग भी किया टू डेमोस्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल ए सेंस ऑफ यूनिटी एमंग द पीपुल। और लोगों के अंदर यह विश्वास जताना चाह रहे थे कि देखिए, हिटलर आपके लिए खड़ा है, और लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको सुनने के लिए भी आ रहे थे। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका, द नाजी सैल्यूट एंड द ritualized rounds of applause after the speeches were all part of the spectacle of power। आप देख सकते हैं किस तरह से इतनी ज़्यादा मात्रा में, जब वह कभी भी रेड बैनर हुआ करता था, जो स्वास्तिक चिन्ह मैंने अभी बताया, स्वास्तिक चिन्ह जो इस तरह से बना होता था, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चिन्ह किसका था? ये था आपके हिटलर का चिन्ह। तो इस तरह से आप उसका देख सकते हैं सिंबल, वो इस तरह से बैनर को लेकर चलता था, और साथ ही साथ जब उसका स्पीच खत्म होता था तो लोग उसको सैल्यूट मारते थे, इस तरह से वो, और उसका प्रशंसा करते थे। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, नाजी प्रोपेगेंडा skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as a someone who had arrived to deliver people from their distress। नाजी प्रोपेगेंडा यानी नाजी का जो झूठ था नाजी पार्टी का, वो इस प्रकार तगड़ा था कि वो हिटलर को एक मसीहा की तरह बता रहा था। जैसे लोग बहुत ज़्यादा अगर मुसीबत में हो और लोगों को कोई बचाने आ जाए हीरो की तरह, तो वो हिटलर को इसी तरह प्रेजेंट कर रहे थे कि एक मसीहा बन करके हिटलर आया है, ये सेवियर, एक बचाने वाला बनकर आया है, as someone who had arrived to deliver people from their distress। ऐसा एक व्यक्ति आया है जो सारे परेशानियों से छुट्टी दिला देगा। It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis। ऐसे व्यक्ति के लिए वह व्यक्ति आया है, मतलब हिटलर ऐसे व्यक्तियों के लिए आया है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुके हैं और अपने सारी इमेजिनेशन को ख़त्म कर चुके हैं, अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं, और उनका घमंड यानी उनकी इज्जत ख़त्म हो चुकी है। ऐसे लोगों की इज्जत को बचाने आया है, यानी मिला जुलाकर मोटे तौर पर कहें तो वो ऐसे लोगों के लिए आया था। ऐसा बात कहा गया जो कि सच्चाई नहीं था, यह प्रोपेगेंडा था। प्रोपेगेंडा मैंने पहले ही बता दिया कि झूठ। ठीक है, उसने ऐसा बोला कि मैं ऐसे ही लोगों के लिए खड़ा हुआ हूँ जो बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं और जो बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक रूप से यानी पॉलिटिकल रूप से भिन्न भिन्न हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं बात उठाने आया हूँ। ठीक है, चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ। 2.1 द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे ही आप देखिएगा, ऑन 30 जनवरी 1933 में 30 जनवरी को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो हिंडनबर्ग उस वक्त थे जर्मनी के, उन्होंने ऑफ़र किया कि मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट होगा अब
जर्मनी का वो होगा चांसलरशिप। क्या होगा? चांसलरशिप यानी चांसलर। जैसे हमारे देश में सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन होता है? ऐसे अगर संवैधानिक रूप से देखें तो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन ऐसे तो होता है प्रधानमंत्री हमारा, ठीक है। लेकिन अगर हम जर्मनी का बात करें तो जर्मनी में सबसे उच्च पोस्ट जो होता है, आज भी होता है, जो हाईएस्ट पोस्ट वो होता है चांसलर का, ठीक है। इस वक्त एंजेला मर्केल आपको जर्मनी के चांसलर मिलेंगी। तो उसी वक्त आपको समझना होगा कि जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है वो चांसलर का बना दिया गया 1933 में जर्मनी का, ठीक है। टू हिटलर, हिटलर को बना दिया गया। बाई नाउ द नाजी हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज, हैविंग एक्वायर्ड पावर। अब बहुत ही ज़्यादा उसके पास शक्ति आ चुकी थी क्योंकि वो बन चुका था चांसलर। हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब जो है हिटलर निकल चुका था सारे डेमोक्रेटिक रूल यानी जितने भी लोकतांत्रिक तरीके होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए निकल चुका था। यानी पूरे जितने भी हम कहते हैं जो हमारा लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र आप समझ पा रहे होंगे, जिसमें जनता का शासन होता है, उसको ख़त्म करने के लिए वो निकल चुका था क्योंकि उसके पास अब पावर आ चुकी थी। ए मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन ए जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। एक मिस्टीरियस यानी एक रहस्यमयी तरीके से जर्मनी के पार्लियामेंट में यानी उसके संसद में अचानक आग लग जाती है और फरवरी का महीना होता है और वह वहाँ जाता है तब। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic right like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। उससे पहले 1933 से पहले जो कि जर्मनी के संविधान ने बोलने की आज़ादी दी थी और कुछ भी आप प्रेस यानी कुछ छाप सकते थे, बोल सकते थे, वो सारे अधिकार को छीन लिया गया। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा। देन ही turned on his arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to newly established concentration camp। और जो जो उसका विरोध कर रहे थे यानी जर्मनी के हिटलर का जो भी विरोध कर रहे थे उनको कैंप यानी भर दिया गया। किसमें? कैंप में भर दिया गया और कहा गया कि अब तुम कुछ नहीं बोल सकते। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट व सीवियर। और जो कम्युनिस्ट जो बोलने वाले थे इसके खिलाफ हिटलर के कि नहीं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम लोकतंत्र को कैसे ख़त्म कर सकते हो, उनको भी बंद कर लिया गया। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डस्ट a small city of 500,000 population, 1,440 were those of communists alone. They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazi across the country। देखिए आपको समझना होगा कि किस तरह से वह अपने जो विरोधी थे उनको दबा रहा था और बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे शहरों में कैद कर रहा था और जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था यानी हिटलर के खिलाफ उनको वो कैद कर लेता था। इस तरह से अब कम्युनिस्ट जो लोग हुआ करते थे उस वक्त पार्टी थी नाम की, उसको भी वहाँ के लोगों को वो कैद कर देता था और बहुत सारे लोगों को पूरे कंट्री में जो भी विरोध किया उसको बंद कर दिया, ठीक है। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। और 1933 में 3 मार्च को एक ऐसा कानून पास हुआ, दिस एक्ट इस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। और इसी एक्ट के तहत जो कि एक एक्ट पास हुआ था 1933 में, इस कानून के तहत अब जर्मनी में एक तानाशाह सरकार चलेगी क्योंकि वह एक्ट ही तानाशाह सरकार का था कि 1933 में अब तानाशाही चलेगी। इट गेव हिटलर ऑल पावर टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय द डिक्री। इस तरह से हिटलर जो है वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बन चुका था, पार्लियामेंट से भी सबसे बड़ा, क्योंकि पार्लियामेंट के सारे नियमों को, कानूनों को यानी संसद के कानूनों को से भी वो बड़ा बन चुका था और उसको किनारे कर चुका था। ऑल पॉलिटिकल पार्टी एंड ट्रेड यूनियन वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएटीज। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे जो इनके विरोधी थे उनको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया और सिर्फ नाजी पार्टी और उससे संबंधित लोगों को ही खुला छूट दिया जाता था। द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। टोटल जितनी भी इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के अंदर रहती हैं चीज़ें, जैसे कि इकोनॉमी होती है, मीडिया होती है, आर्मी होती है और जुडिशरी यानी न्यायपालिका होती है, सुप्रीम कोर्ट, उन सारों पे अधिकार किसका हो गया पता है? हिटलर का हो गया था अधिकार, ठीक। तो उसके बाद आप देखिए, स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। जिस तरह से नाजी यानी हिटलर चाहता था उस तरह से सारे इंस्टीट्यूट को, सारे सरकारी कार्यालयों को प्रयोग करता था और अपने हिसाब से चलाता था। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स दीज इंक्लूड द गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस,
the SS, the protection squads, the criminal police, and the scrutiny service (SD). It was the extra constitutional power of the newly organized force that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. अब धीरे धीरे अलग अलग पार्टियों की स्थापना कर चुका था हिटलर, अपने छोटे छोटे एक इलाइज की, जो कि उनका न रहने पर या उनके बड़े छोटे छोटे शहरों में उनका ध्यान दे सकें। क्योंकि देखिए, ध्यान से आपको समझना होगा कि उसने जो ग्रीन यूनिफॉर्म में जो स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, यानी छोटे छोटे जो पुलिस वाले रहते थे, उनको काम दे दिया था, जो कि एक सीक्रेट स्टेट पुलिस का काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब कि बहुत छोटी छोटी जो उनके खिलाफ कोई गतिविधि अगर हो रही है, कोई एक्टिविटी, तो उनको वो पकड़ करके लेके चले आए। इस तरह से सारे जर्मनी में वह यह बातों को फैला चुका था कि मेरे खिलाफ अगर कोई बोलता है तो मैं इन्हीं के खिलाफ हो जाऊंगा, और जो बोलेगा मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। तो इस तरह से पूरी शक्ति उसके हाथ में आ चुकी थी, और कोई भी हिटलर के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसको डर लग रहा था इस बात से कि मैं मारा जाऊंगा अगर मैं हिटलर के खिलाफ बोला। ठीक है, आगे बढ़िए। रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हेजलमार स्काचेट, हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। उसने बताया जो कि हिटलर ने एक काम जो दिया इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, मतलब कि फिर से वो इकोनॉमिक में आ जाए, क्योंकि जर्मनी बहुत ज़्यादा गरीबी में जा चुका था, तो वो चाहता था कि फिर से जर्मनी एक अच्छी इकोनॉमी बन जाए, एक अच्छा अमीर देश बन जाए। तो उसने जालमार स्केचेट हु को एक आदमी व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत बड़े उस वक्त इकोनॉमिस्ट थे, उनको ये काम दिया कि आप जल्दी से बताइए कि किस तरह से हम जो है फिर से जर्मनी को अमीर बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको जॉब देना होगा लोगों को, और जल्दी जल्दी आपको टैक्स वसूलना पड़ेगा, जिससे कि आप फिर से अमीर देश बन सके। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपुल्स कार द वोल्क्सवैगन। इसी समय आपको समझना होगा कि जब ऐसा बात हुआ, जर्मनी के हिटलर ने बोला ऐसा, किससे, उस वक्त के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तब उन्होंने कहा कि आपको नया नया कारखाना खोलना पड़ेगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट जॉब देना पड़ेगा जिससे कि आप फिर से जर्मनी को उबार सकेंगे गरीबी से। तो इस तरह से उसने ऐसा ही किया। और उस समय की सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आज की जो कार की कंपनी है वोल्क्सवैगन, ठीक है, वोक्सवैगन 10 आतो, जो बहुत बार आप एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, तो वो कार की कंपनी है, उसी वक्त जर्मनी में बनी थी जब जो है ऐसा बात कहा गया था उसके इकोनॉमिस्ट द्वारा। ठीक है, तो आज भी चलती है वोक्सवैगन का कार। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ तक ही मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। ठीक है, फिर उसके बाद अगले वीडियो में मैं मिलूँगा, तो आपको इसके आगे पढ़ाऊँगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।